नमस्कार, स्वागत है आपका यूएस स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं आप दर्शकों का ये सबसे बड़ा शो, जहां अगले 1 घंटे तक हम आपके सवालों के जवाब देंगे। बाजार की पहले बात कर लेते हैं। बाजार में हम देख रहे हैं कि आज शुरुआती उतार चढ़ाव है। निफ्टी हल्की तेजी के साथ 17,950 के आसपास घूम रहा है। निफ्टी बैंक में भी बहुत मामूली सी तेजी है और सेंसेक्स की बात करें तो 150 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर है। और ये तेजी इस वजह से है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये सभी के सभी शेयर 1 से 1.5% की बढ़त दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल है करीब 2% की मजबूती के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सिप्ला का शेयर आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा गिरावट का शिकार हो रहा है। 6% ये शेयर टूटा है क्योंकि पीथमपुर प्लांट के लिए यूएस एफडीए ने फॉर्म 483 जारी किया और 8 आपत्तियां उसके लिए दी हैं। इसके चलते इस शेयर पर दबाव है। अडानी एंटरप्राइजेस पर फिर से दबाव है और ये शेयर 6% नीचे आज ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो बाजार के लिए संकेत मिले जुले हम कह सकते हैं, क्योंकि गिरने वाले और चढ़ने वाले शेयरों की जो संख्या है वो बराबर बराबर आप देख सकते हैं। 950 शेयर हैं इस वक्त हर इंसान में और उसके मुकाबले 100 शेयर ज्यादा 1046 शेयर हैं इस वक्त लाल निशान में। और आज आपके सवालों के जवाब हम देंगे। उसके पहले आपको नंबर बता देते हैं। 9167329108 पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी टी न्यूज़ स्वदेश है लाइव, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर आप इजीली अपने सवाल हम तक पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम का विकल्प भी आप आजमा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और प्रेसिजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसंदेकर। सौरभ जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। मंदार, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। निफ्टी का एक चेक लेंगे। आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत में एक दायरे में हम थोड़ा सा वोलेटिलिटी देख रहे हैं। 18,000 के आसपास पहुंचा, फिर वहां से नीचे आया, लेकिन 17,950 18,000 इसके बीच ही है। मंदार, आज आप दिन की क्या रेंज देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 18,000 का जो स्तर है उसको पार करके निफ्टी आगे बढ़ेगा, या फिर 18,000 के पास एक मजबूत वाला कहीं ना कहीं एक बाधा है, उसको पार करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे आपने कहा रेंज बाउंड ट्रेड है और आज के दिन मुझे लगता है एक 100 पॉइंट का रेंज होना चाहिए। 18,000 और 17,900 इस तरीके का रेंज रहेगा। फिलहाल हम उस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, 17,950 के आसपास हैं। तो मुझे लगता है कि 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे इस तरीके का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज वैसा देखा जाए तो इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, यानी कुछ हेवी वेट्स हैं कि जहां पे अच्छा खासा बाइंग भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एक स्प्रेड ओवर जो एक इंटरेस्ट देखना चाहिए बाजार में, वो कम से वो मिसिंग है फिलहाल। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा हफ्ता है इसी तरीके से ट्रेड करेगा। तो बाजार में अंडर करंट पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। नीचे की तरफ सपोर्ट मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन ऊपर के जो रेजिस्टेंसेस हैं ये ब्रेक होने बहुत जरूरी है। ये जब ब्रेक होंगे तो उसके बाद बाजार में एक अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन तब तक ये रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा और मुझे लगता है कि लोगों ने लो प्रोफाइल होल्ड करना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाजार के रेंज बाउंड रहने के ही आसार हैं। ठीक है, बाजार पर आगे भी चर्चा करेंगे। कुछ हरकत होती है तो फिर से एक बार समीक्षा करेंगे। लेकिन चलिए फटाफट आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिए जाएं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। राजस्थान से किशन शर्मा हमारे साथ हैं। किशन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग जी सर। मेरे पास में IOL CP के 100 शेयर है 420 पे, 420 रुपए के भाव पर। जी ठीक है, आयुल केमिकल स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी हो और इन कंपनीज में हमने काफ़ी अच्छी रौनक देखी थी कोविड के समय में। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल हुई, 800 रुपये तक ये शेयर चला गया था। उसके बाद करेक्ट हुआ, देखिए आपने 400 रुपये के आसपास लिया है, फिर भी आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। सौरभ जी, आयुल केमिकल हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल थोड़ी सी रौनक तो लौटी है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन से जो रीओपनिंग की खबरें आ रही हैं वो ये कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करेगी इन घरेलू कंपनीज के लिए। आप कैसे देख रहे हैं आयुल केमिकल्स को? और इनके भाव से तकरीबन ये 100 रुपये नीचे भी ट्रेड कर रहा है, रिकवरी आएगी या फिर कहीं स्विच करने की सलाह देंगे आप? देखिए, अगर ऑपरेशनली नमस्कार जी, अगर ऑपरेशनली नंबर देखें तो थोड़ा वीक सेट ऑफ नंबर्स ही हैं। और खासकर इस तरह की कंपनियों ने ज़्यादा जो ग्रोथ पाया था वो कोविड के समय पे पाया था और वो ग्रोथ अब नहीं मिल रहा है। और थोड़ी-सी आशा थी कि बाज़ार को कहीं न कहीं ये भी लग रहा था शायद 2-3 महीने पहले, जैसे चाइना में कोविड बढ़ रहा था, कि दोबारा ना ये संकट आ जाए। अगर वो संकट आता तो मुझे लगता है कि इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनकी माँग बढ़ जाती, पर ऐसा तो नहीं हुआ।
और चाइना खुलने से एक परेशानी तो रहेगी रहेगी। छोटी कंपनी है, ट्रिगर ग्रोथ की वजह से ही आता है और जो ग्रोथ नहीं है, तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप कोशिश करें इसमें से निकल जाए। निकल के कहीं कोई विकल्प आप सुझाएंगे सौरभ जी? बैंकिंग क्षेत्र अच्छा लगता है, कैपिटल गुड्स क्षेत्र अच्छा लगता है, वहां पर आप निवेश करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बैंकिंग और कैपिटल गुड्स में कुछ अच्छे विकल्प आप चुन लीजिए और वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। बैंकिंग में दिग्गज है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, या इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स में आप देख रहे हैं जैसे कि लगातार हम मोमेंटम देख भी रहे हैं, एबीबी में, सीमेंस में, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एलएनटी में भी अच्छी एक रिकवरी की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ेंगे, उज्जैन से गीता जी हमारे साथ हैं। गीता जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर नमस्ते सर। जी सर मेरे पास में बाय के होटल के 2000 शेयर है, 30 रुपए की खरीदी थे सर। बाइक हॉस्पिटैलिटी की 2000 शेयर हैं। बाय के होटल सर। जी जी जी, बाइक हॉस्पिटैलिटी इसका नाम है कंपनी का। गीता जी 30 रुपए के भाव पर आपने खरीदा है और 42 रुपए आपका भाव है, करेक्ट? सर तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए सर? ठीक है, ये जानते हैं। बाइक हॉस्पिटैलिटी, सौरभ जी आपसे ही राय लेना चाहेंगे। देखिए अब टूरिज्म को लेकर जो संकट थे वो तो सारे दूर हो गए हैं, इनफैक्ट अब काफ़ी तेज़ रफ्तार से भाग रहा है। लेकिन बाइक हॉस्पिटैलिटी थोड़ा सा छोटा प्लेयर है। हालांकि इनके माथेरान में रिजॉर्ट हैं, मनाली गोवा में भी शायद हैं प्रेजेंस इनकी, लेकिन थोड़ा छोटा है। क्या आप रिकमेंड करेंगे कि बाइक हॉस्पिटैलिटी में अच्छा जो मुनाफा इनको हो रहा है उसको समेट लें और किसी बड़े प्लेयर की तरफ शिफ्ट कर जाएं? जी, बिल्कुल मेरी यही सलाह रहेगी। अगर आप मार्केट कैप भी देखेंगे तकरीबन सिर्फ 170 करोड़ की है। कंपनी की जो आय है क्वार्टरली 31 करोड़ का करती है। बहुत छोटी कंपनी है, इस तरह की ये माइक्रो कैप इन्हें बोलते हैं, इनमें निवेश करना अच्छा नहीं रहता। मुझे लगता है कि टूरिज्म सेक्टर इस साल भी 2023-2024 में भी काफ़ी अच्छा करेगा और जिस तरह से दिसंबर क्वार्टर के नंबर आए हैं, तो कंपनियाँ काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आउटलुक को लेके। ट्रैवल भी बढ़ रहा है, एविएशन भी बढ़ रहा है, तो माँग बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि बड़ी कंपनी के साथ जैसे इंडियन होटल की तरह में निवेश करें तो बेहतर होगा। ऊपर से करेक्शन भी इंडियन होटल में आया, नंबर भी बहुत अच्छे थे। अगर आप यहाँ से मुनाफा वसूली करके इंडियन होटल जैसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। बाइक हॉस्पिटैलिटी से शिफ्ट करके इंडियन होटल्स में आप शिफ्ट कर जाइए। कुछ दिन पहले इंडियन होटल्स के एमडी एंड सीईओ पुनीत चटवाल से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि इस साल जो कि इवेंट पैक्ड है, G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास, वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ावा देंगे। और चूंकि एक दिग्गज प्लेयर है इंडियन होटल्स, तो जाहिर तौर पर आपके लिए वहाँ पर मौके बेहतर हो सकते हैं, तो शिफ्ट करने की सलाह है। गीता जी कोई और शेयर आपके पास? जी सर, इजी माई ट्रिप के सर। इजी माई ट्रिप बहुत पसंद है ये हाँ सेक्टर जो है गीता जी को, 53 रुपए की टूरिज्म खरीदी वाला। सर। इजी माई ट्रिप, सौरभ जी आपका क्या इसमें निवेशित रहे क्या? क्योंकि ये कंपनी ठीक ठाक है और यहाँ पे क्या लगता है कि मौके बन सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप निकलने की सलाह देंगे? देखिए, कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, कंपनी ने जो पूरे साल के टारगेट दिए थे, उसको काफ़ी हद तक 9 महीने में ही अचीव कर लिया है और अपने जो टारगेट्स हैं, उसको सरपास करेगी। ट्रैवल इंडस्ट्री से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है कंपनी को, बुकिंग्स भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं। लेकिन उसके वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे थोड़ा महँगा लगता है, इसलिए यहाँ की बजाय मैं कहूँगा कि आप होटल में ही पैसे लगाएँ तो बेहतर होगा। इजी ट्रिप कंपनी अच्छी है, भाव महंगा है, तो भाव जब महंगा है तो आगे बढ़त की गुंजाइश जो होती है वो थोड़ी सीमित हो जाती है। तो यहाँ से निकल के किसी होटल स्टॉक्स में ही बेहतर होगा कि आप इंडियन होटल्स में ही स्विच कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली से श्रीकांत जी को जोड़ेंगे। श्रीकांत जी नमस्कार, आपका कौन सा शेयर है सर और क्या सलाह चाहिए? हेलो श्रीकांत जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। मैंने इन्फो एज का लिया था, आई थिंक 22 स्टॉक। 22 शेयर है, 5,300 रुपए का भाव है आपका? हाँ जी। थोड़े से ऊपरी भाव पर लिए हैं। और आपने कब लिए हैं ये बता पाएंगे? हाँ जी, नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में, ठीक है। दरअसल हमने देखा था कि अक्टूबर में ये शेयर 2021 में 7,000 रुपये के भी पार निकल गया था और निश्चित तौर पर नवंबर में जब ये शेयर करेक्ट हुआ होगा तो मेंटेलिटी ये रही होगी कि अब तो सही भाव पे आ गया। 7,000 वाला शेयर 5,300 पे मिल रहा है, तो आप जैसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनको ग्रोथ पोटेंशियल दिखी होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि शेयर लगातार ये गिरावट का शिकार हुआ क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा थे, कंसर्न्स वही थे यहाँ पर। सौरभ जी क्या आपको लगता है, आपसे इस पर जवाब चाहेंगे, आपको लगता है कि वैल्यूएशन करेक्शन जो होना था वो हो चुका है,
अब क्योंकि अब देख रहे हैं कि 5,300 वाला शेयर तो 3,500 पे आ गया है, आधा हो गया उस भाव से, अक्टूबर 2021 वाले भाव से। यहाँ से और नीचे जाएगा या फिर अभी ये ठीक है? हालांकि हम देख रहे हैं कि 53-54 रुपए, 53-54 के पी अभी भी हैं इसमें। देखिए वैल्यूएशन के लिहाज से तो काफी नीचे आ गई है वैल्यूएशन, लेकिन अगर आप ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ का यहाँ पर कंसर्न है। इस बार नतीजे जब आए थे तो कंपनी ने एक अपनी सब्सिडरी का पूरा लॉस ले लिया और उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से बाजार को वो लग नहीं रहा था कि ऐसा नहीं कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि आईटी क्षेत्र में जैसा कुछ हो रहा है तो अट्रिशन रेट जैसे बढ़ रहा है, जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम होने की उम्मीद है, जो आईटी कंपनियां हायरिंग करती हैं वो होने की कम उम्मीद है। इसकी वजह से भी थोड़ी सी नरम रुख लग रहा है कि इन्फो एज की जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी कम आएगी। तो मुझे लगता है कि बाउंस पे निकलना बेहतर होगा। यहाँ पर आपको एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बाउंस पर निकलने की सलाह है ग्रोथ वाले कंसर्न से इन्फो एज यानी कि Naukri.com वाली कंपनी। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? जी सर, गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे पास टाटा स्टील के शेयर हैं, 50,000 शेयर है 120 के भाव पे। 50,000 शेयर, काफी बुलिश आप साउंड कर रहे हैं। जी सर, और दूसरा स्टॉक है सुप्रिया लाइफ साइंस का, 2,000 शेयर है 350 के रेट पे। और सर ये दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाहते हैं या फिर लिया हुआ है आपने ये? सर लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, होल्ड करना चाहते हैं। आदित्य ये बताइए कि आप टाटा स्टील आपने लिया है तो आप टाटा ग्रुप पे बुलिश हैं या फिर स्टील इंडस्ट्री को लेकर बुलिश हैं? तो टाटा स्टील एक बेहतरीन लगा तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, टाटा स्टील, टाटा ग्रुप का तो भरोसा ऑफ कोर्स रहेगा ही रहेगा। और हम देख रहे हैं कि चूँकि जिस तरह का एक ह्यूज कैपेक्स आया है, 33% सरकार ने अपना बजटरी अलोकेशन बढ़ाया है कैपेक्स को लेकर, उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी जो अलाइड जो सर्विसेज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मिलेगा। उसमें स्टील भी एक है। टाटा स्टील 120 के भाव का है, हालांकि 112 रुपये के आसपास है। मंदार, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम कुछ दिन पहले बातचीत कर रहे थे तो ये भी निकल के आ रहा था कि 120 से 125 की रेंज में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है टाटा स्टील के लिए। हालांकि इनका जो नज़रिया है वो तो लंबी अवधि का है, आप तो उस पर भी राय दे ही देते हैं। टाटा स्टील सही शेयर इन्होंने लिया हुआ है? अभिषेक जी, आपने सही कहा। ये जो 120 125 का जो लेवल है ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। और ये रेजिस्टेंस यानी अगर पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो प्राइस ने उस लेवल को रिस्पेक्ट भी किया है रेजिस्टेंस के तौर पे। एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद वहां से बिकवाली भी हमें देखने को मिली। प्लस अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो इसमें जो लास्ट टाइम जो हमने रैली देखी कोविड के बाद, उसमें जो एक टॉप आउट हुआ 150 के आसपास, वहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं, सारे टॉप्स अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये रेजिस्टेंस उसी लेवल्स के आसपास आता है। तो जिस तरीके का एक मूव इस स्टॉक। मंदार, आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या सॉरी, देखिए जिस तरीके का मूव हमने 2020 से 2021 में देखा इस स्टॉक में, जो जब ये स्टॉक एडजस्टेड प्राइस जो है 25 रुपए से 150 रुपए तक ऊपर चला, तो उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन करेक्शन जो हमने देखने को मिला है, ये मुझे लगता है कि और थोड़ा समय चलने वाला है, 1-1.5-2 साल और चलेगा। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की। अगर कर लिया है तो इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 90 रुपए का है, 90 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन ये 100 रुपए से 125 रुपए, ये 25 रुपए का इस स्टॉक के लिए रेंज हो सकता है। इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करेगा और उसके बाद हमें शायद मूव देखने को मिली तो एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 90 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश पोजीशन अगर बनानी हो तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल बनानी चाहिए। सपोर्ट पे आप जरूर सोच सकते हैं, 100 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो 90 रुपए स्टॉप लॉस से एक फ्रेश पोजीशन जरूर बन सकती है। लेकिन इसमें जो मूव स्टार्ट होगी वो 125 के ऊपर ही होगी। ठीक है, 125 रुपए के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो फिर से तेजी की शुरुआत होगी टाटा स्टील में। 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपकी जो निवेश वाली पोजीशन भी है उसमें आप बने रहिए। 90 रुपए के अगर नीचे जाता है तो आप उसको निश्चित तौर पर फिर से उसकी समीक्षा कीजिए कि अब शेयर में करना क्या है। लेकिन सुप्रिया लाइफ साइंसेज, सौरभ जी आपसे राय जानना चाहेंगे। 350 वाला शेयर अब देखिए 200 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 213 रुपए के आसपास का भाव है। काफी ज्यादा नुकसान इनको सुप्रिया लाइफ साइंसेज में भी हो रहा है।
क्या ये वो शेयर है जहां पर लंबी अवधि के लिए दांव लगाया जा सकता है, निवेशित रहें, या फिर कुछ और सलाह देंगे इनको, निकलने की जरूरत है यहाँ से? देखिए, अभी तक जितने नंबर आए हैं पिछले कई क्वार्टर से नंबर दबाव में आ रहे हैं, सेल्स भी नीचे आ रही है, मार्जिन्स भी नीचे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी नीचे आ रही है और ऐसी सूरत में शेयर सिर्फ नीचे ही आ रहा है। तो अभी कोई टर्न अराउंड के सीन नहीं है। तो सलाह तो यही रहेगी कि निकल जाना मुनासिब रहेगा यहाँ से, कोई बाउंस मिले तो आप निकल जाएँ। तो ये राय आपको सुप्रिया लाइफ साइंसेज में दे दी गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सोहेल। सोहेल जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मेरे पास कोफोर्ज के शेयर है, 10 शेयर हैं 4056 के रेट पे। ओके, और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें फर्दर ऐड किया जाए? 4056 2 ईयर का व्यू है। हेलो, ओके ठीक है सौरभ, आप सजेस्ट करिए। कोफोर्ज में तो हम देख रहे थे कि काफ़ी शानदार रैली देखने को भी मिली थी और इनको भी इसका काफ़ी फायदा मिला। अब ये जो जान रहे हैं इस तेज़ी में इनको और ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि व्यू भी इनका काफ़ी लंबा है, 2 साल का व्यू है। आज भी देखिए हम देख रहे हैं कि करीब 1% की तेज़ी, 51 अंक ऊपर ये स्टॉक चल भी रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे, 2 साल के लिए होल्ड करना चाहिए इनको, ये स्टॉक? देखिए, कंपनी अच्छी है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छा आ रहा है, ओवरऑल वर्टिकल्स में जहाँ पर कंपनी काम कर रही है वहाँ पर ग्रोथ भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इनके प्रमोटर है बेरिंग पी इक्विटी, वो माल बेच रहे हैं। पहले उनका शुरू में 60% इक्विटी था, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने 10% इक्विटी तकरीबन 8 से 10% नीचे बेचा, इसलिए सेलिंग आ गया और अभी भी उनके पास 30% इक्विटी है। तो कहना बहुत मुश्किल है, जब इतनी हैवी सेलिंग एक पी की आती है तो स्टॉक का चलना थोड़ा मुश्किल रहता है। मुझे लगता है इन्हें शॉर्ट टर्म में जो मुनाफा हो रहा है इससे लेके निकल जाए। ठीक है, कोफोर्ज में जो भी शॉर्ट टर्म में जो गेंस आपको हो रहे हैं उसको आप बांट लीजिए और शेयर से निकलने की सलाह है सौरभ जी की। सुमित जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। सुमित जी नमस्कार, कहाँ से आपने फ़ोन किया और क्या सलाह चाहिए आपको? मैं कोलकाता पश्चिम कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी जी सुमित जी, पूछिए अपना सवाल। तो मेरा क्या है कि इक्विटी जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग है ना जी, तो 68-70 में हम खरीदा था, 68-70। 68 रुपये 70 पैसे के भाव पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर हैं, 100 की क्वांटिटी है और आज हालांकि शेयर में हम देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार तेज़ी है, 7% के आसपास ये ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है। लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा इस शेयर को वोलेटाइल होते हुए हमने देखा है, 30-35 रुपये के भाव भी देखे हैं और अब हम देख रहे हैं कि 62-63 हालांकि 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 68 की खरीद है। मंदार इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? आज की तेज़ी क्या संकेत दे रही है? क्या ये शेयर इसी तरह से चलता रहेगा? अभिषेक देखिए, इनका जो होल्डिंग है मुझे लगता है कि इन्होंने होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा 49 रुपीज़ का। 49 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। स्टॉक में अंडर करंट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यानी लास्ट ईयर जो हमें इसमें बिकवाली देखने को मिली थी वो पूरा बिकवाली को लेके ये स्टॉक ऊपर भी चला है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव अंडर करंट है। एक बार इसमें जो रेजिस्टेंस है 64 के लेवल्स पे ये ब्रेक कर देता है तो ऊपर में ये 78-80 रुपीज़ तक ये ऊपर चलेगा। और आज की जो इंट्राडे में जो हमने इसमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है, 7% अप है आज इंट्राडे में ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रेंथ है। आज वॉल्यूम्स देखिए बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे के केस में भी अगर मैं इंट्राडे का चार्ट देखता हूं तो 61-62 के लेवल्स के आसपास इसमें सपोर्ट बना हुआ है। तो इंट्राडे ट्रेड भी इसमें एक इनिशिएट कर सकते हैं, फ्रेश ट्रेड 60 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर में 64-65 का इसमें टारगेट बन सकता है पॉसिबल। लेकिन पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो मुझे लगता है पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इसमें 64 का एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर देता है तो उसके बाद जो एक अपमूव है वो एक फ्री काइंड ऑफ एन अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, एक फास्ट काइंड ऑफ एन अपमूव देखने को मिलेगी। ऊपर के टारगेट्स इसमें 80 रुपए के होंगे। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ओके ठीक है, तो ये है राय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस पर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मुंबई से दर्शन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार दर्शन जी, पूछिए सवाल क्या है आपका? मैंने नवभारत वेंचर बाय किया हुआ है। ओके, 350 शेयर्स लिए मैंने 226 में।
नवभारत को एक बार रिव्यू करना होगा, क्योंकि इसमें देखना होगा कि कुछ बीच में कुछ एडजस्टमेंट हुए थे। सौरभ, नवभारत वेंचर्स पर राय दे सकते हैं आप? देखिए, जो नंबर्स हैं वो ठीक-ठाक आ रहे हैं और स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से एक वन बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक थोड़ा-सा अच्छा चल भी रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको अभी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। यो स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले, आपके शेयरों को शामिल करने से पहले एक बार फिर से बाजार पर नजर डालेंगे। बाजार में देखने की हल्के गेंस पर कारोबार हो रहा है। बिल्कुल एक टाइट रेंज है, 17,950 के आसपास निफ्टी है, कोई बदलाव नहीं है। सेंसेक्स में 125 अंकों के आसपास की तेजी, कोई बदलाव नहीं। और निफ्टी बैंक है मामूली से गेंस के साथ, कहने भर को हरे निशान में है। 41,100 के ऊपर के स्तर हैं। 4.5 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी आपको दिखेगा, मामूली से गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स आज बाजार को स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ भारतीय एयरटेल और पावर ग्रिड हिंडाल्को में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है। तो पावर स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स आज ये मोमेंटम में है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बाजार का मूड थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज 6% नीचे है, निफ्टी का टॉप लूजर है। और अडानी पोर्ट्स की बात करें तो वहां पर भी 1% की कमजोरी है। और खपत वाले शेयरों की बात करें तो वहां पर हम कमजोरी का रुख लगातार थोड़ा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ब्रिटानिया हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, नेस्ले हो गया, टाइटन, ये तमाम शेयर कमजोर हैं। आधे से 1% की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। पटियाला से जसपाल को जोड़ेंगे। जसपाल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरे पास आरसीएफ के शेयर हैं 3000 एट द रेट ऑफ 84 रुपीज, और दूसरा है टेगा इंडस्ट्रीज एट द रेट ऑफ 522। दूसरा कौन सा शेयर है? टेगा इंडस्ट्रीज सर, TEGA इंडस्ट्रीज। टेक सॉल्यूशंस, टेगा इंडस्ट्रीज। ठीक है, चेक करते हैं आपके इस शेयर को भी, लेकिन पहले आरसीएफ पर व्यू ले लेते हैं। 84 रुपए की खरीद है, 110 रुपए पर यह ट्रेड कर रहा। आज शेयर नीचे जरूर है, लेकिन हमने पिछले हफ्ते देखा था कि फर्टिलाइजर के स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे थे और आरसीएफ के तो नतीजे भी आए थे करीब हफ्ते भर पहले। बढ़िया नतीजे कंपनी ने जारी किए थे। सौरभ जी, आरसीएफ क्या व्यू होगा आपको? होल्ड करके रखें इसको? जी, मुझे लगता है बिल्कुल इनको होल्ड करके रखना चाहिए। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो काफी ज्यादा एग्रीगेरियन इकोनॉमी की तरफ है, और जैसे ही हम अभी 2-3 महीने बाद मूव करेंगे तो मॉनसून के थोड़ा सा हमें पता लगने लग जाएगा कि मॉनसून कैसा होने वाला है। फिर 2 क्वार्टर में मॉनसून आ जाएगा, तब भी ये कंपनियों की अच्छी आय होती है। और क्योंकि इनका अभी अच्छे नीचे के दामों पर लिया हुआ है और स्टॉक ऊपर जाने के बाद नीचे थोड़ा करेक्ट भी कर गया है, मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसे होल्ड भी रखें अगले 2-3 क्वार्टर के लिए तो आपका मुनाफा और बढ़ सकता है। ठीक है, 2-3 तिमाही के लिए आप इसको होल्ड करके रखेंगे, आपको ठीक ठाक मुनाफा हो सकता है। लेकिन दूसरा जो शेयर है वो है इनके पास टेगा इंडस्ट्रीज का। हालांकि ये करीब 1-1.5 साल पुरानी ये लिस्टिंग है टेगा इंडस्ट्रीज की, और हम देख रहे हैं कि पिछला 1 साल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। 641 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। टेगा इंडस्ट्रीज, सौरभ जी, इसको आप ट्रैक करते हैं क्या? कोई व्यू दे पाएंगे? जी नहीं, इसको ये कवरेज पे नहीं है। ठीक है, कवरेज में नहीं है। मंदार, आप कवर कर रहे हैं, चार्ट्स देख रहे हैं इसके आप? अभिषेक जी, देखिए इस चार्ट पे मुझे शॉर्ट टर्म में एक 660-665 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस दिखता है। पिछले 2-3 हफ्तों से ये स्टॉक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 620 और 660 इस तरीके का एक 40 रुपए का इस स्टॉक में रेंज बना हुआ है। एक बार ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 660 से लेके 665, 670 इस तरीके का जो रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करके ऊपर चलता है तो इस स्टॉक में 760 तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए होल्ड की राय रहेगी, और स्टॉप लॉस जो है इसमें 610 का होगा। 610 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। 660, 670 का ऊपर की लेवल्स ब्रेक होने के बाद इसमें आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, 610 के स्टॉप लॉस के साथ टेगा को होल्ड करने की सलाह है।
अगला सवाल लेंगे अब सोशल मीडिया के जरिए है। गुजरात से भारती जी का सवाल है और उन्होंने फेसबुक पर हमें अपना सवाल भेजा है। इनके पास है लेटेंट व्यू के 100 शेयर 500 रुपये के भाव पर। लेटेंट व्यू 500 रुपये की खरीद है, लेकिन हमने देखा था कि ऐसी जो कंपनियां आई थी वहां पर लोगों को थोड़ा नुकसान झेलने को पड़ा है और इस वक्त 350 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। टेगा इंडस्ट्रीज़ के आसपास ये भी शेयर लिस्ट हुआ था जहां तक मुझे याद है, और अब ये जहां पर लिस्ट हुआ उससे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। एक समय पे इसका भाव 700 रुपये के आसपास था और अब ये 350 के आसपास से आधा हो गया है। सौरभ जी, लेटेंट व्यू कोई रिकवरी की उम्मीद है? इनके भाव आ पाएंगे और समय कितना देना होगा? क्या राय होगी आपकी इस पर? अभिषेक जी, ये भी स्टॉक कवर में नहीं आता। ठीक है, लेटेंट व्यू पर भी कवरेज नहीं है सौरभ जी की, इस पर भी हमसे टेक्निकल चेक ही लेना पड़ेगा। मंदार जी, लगातार ये शेयर गिर रहा है और रिकवरी के कहते हैं कि एक पुख्ता वाले साइंस की जहां से कोई उम्मीद बंधे वो सिग्नल निकल के नहीं आए हैं लेटेंट व्यू में। आपको लगता है कि चार्ट थोड़े से और कमजोर होंगे, प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ेगा, निकलने की सलाह होगी, या फिर कोई स्टॉप लॉस सुझा देंगे रुके रहने के लिए? अभिषेक जी, देखिए अभी तक तो लिस्टिंग के बाद से तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है, यानी वीकनेस तो क्लियर है इस स्टॉक में। हर बार जब ये स्टॉक ऊपर चलने की कोशिश करता है तो ऊपर की तरफ इसमें बिकवाली आ जाती है और स्टॉक एक नया लो कर देता है। अब पिछले 8 से 10 महीने का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो एक पॉजिटिव जो मुझे दिखता है कि यहाँ पे स्टॉक ये करंट लेवल्स पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 320 से लेके 420 इस तरीके का एक 100 पॉइंट का रेंज है स्टॉक में पिछले 6-8 महीनों का। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इन्होंने पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बेस बनाने के बाद अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो ऊपर की तरफ भी ये प्राइस निकल सकता है। तो 320 और 420 फिलहाल तो रेंज है। 300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। ऊपर में 420 ये जब भी ब्रेक करेगा तब हम रिव्यू करेंगे, या फिर ऊपर के जो लेवल्स इसमें बनेंगे वो 540 से लेके 560 तक के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल कंसोलिडेशन है और ये जो कंसोलिडेशन है ये मुझे लगता है कि और कुछ महीने तक चलेगा। तो इसलिए 3 से 5 साल का व्यू हो तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका नज़रिया थोड़ी लंबी अवधि का है क्योंकि नुकसान आपको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो निकलने की सलाह तो नहीं है। 300 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रहिए और थोड़ा सा आपको धैर्य भी दिखाना होगा क्योंकि कंसोलिडेशन वाले फेज़ में हो और जल्दी उसके बाहर आने की आसार भी नहीं दिख रहे हैं लेटेंट व्यू टेक्नोलॉजीज़ में। लेकिन आज एक शेयर जो कहीं ना कहीं बाज़ार में मूड के लिहाज से, सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा सा भारी साबित हो रहा है, वो है सिप्ला का। तेज गिरावट है, 6% करीब टूटा है निफ्टी का, दूसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये शेयर है। यूएसएफडी को लेकर कुछ टेंशन बढ़ी है, क्या वो टेंशन है, कितनी गंभीर है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए तेज सेल ऑफ सिप्ला में कितनी गंभीर खबर है कंपनी के लिए? जी बिल्कुल, सिप्ला फोकस में रहने वाला। शेयर ड्रॉप के बारे में बात करें तो दिन के ट्रेड में सबसे बड़ी फॉल जो है पिछले 2 साल में जो है देखने मिली है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट खबर आ रही है वो है कि जो उनकी पीतमपुरा फैसिलिटी है वहाँ पे उनका 8 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं यूएसएफडीए द्वारा, और ये याद रखिए कि ऑब्जर्वेशंस के नंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं और एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है। ऑफकोर्स कंपनी ने कहा है कि आगे जाते हुए जो है ये ऑब्जर्वेशंस पे जो सही समय पे जो है वो जवाब देंगे। और ये जो इंस्पेक्शन हुई है गुड प्रैक्टिसेस वाली, ये लगभग फरवरी 6 से लेकर फरवरी 17 तक हुई है। अब ये प्लांट फैसिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस बारे में हम बात करते हैं। और इसमें जो है ऑफकोर्स ये की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कंपनी के 3 अहम फैसिलिटीज़ है, एक इवानगन यूएसए में है, एक गोवा में और एक पीताम्बर फैसिलिटी में है। और ऑलरेडी गोवा की फैसिलिटी में देखें तो ऑलरेडी वो वार्निंग लेटर के अंडर ऑलरेडी देखने मिल रही है। लेकिन अगर इस फैसिलिटी पे फोकस करें तो इनकी एक प्रोडक्ट है जीडी वायर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉन्चेस जो है फाइल होने वाली है और फर्स्ट क्वार्टर FY24 में ये लॉन्च होने वाली है। तो इस पे एनालिस्ट का एक्सपेक्टेड EPS इम्पैक्ट लगभग 5 से लेकर 6% तक हो सकता है इसके कारण। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होती है इस फैसिलिटी से। तो इसके कारण जो आप देख रहे हैं स्टॉक में दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन कुछ अहम ट्रिगर्स भी हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। और सबसे पहला अहम ट्रिगर है कि जो रिकवरी हो रही है यूएस मार्केट्स में वो रहेगा जो है सिप्ला पे मेन फोकस। और इसके अलावा एक स्ट्रेंथ जो दिख रही है डोमेस्टिक ग्रोथ में वो भी स्टेडी रहने का बात है, ये एनालिस्ट का मानना है। अगर स्टॉक के बारे में बात करें मूवमेंट में तो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 2022 के हाई से जो है स्टॉक ऑलरेडी 18% करेक्ट कर चुका है। और अगर इस साल का रिटर्न्स ले आपके ईयर टू डेट बेसिस पे तो यहाँ पे भी 11% का गिरावट देखने मिला है।
2023 में भी हम कमजोरी ही देख रहे हैं। इस साल मतलब 11% गिर गया है और 1200 रुपए के आसपास के हमने भाव देखे थे अक्टूबर नवंबर, अगर हम बात करें 2022 की, तो वहां से तो करीब करीब 20% के आसपास के फॉल हैं। आज शरद, आपने क्या बताया कि 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है आज? जी बिल्कुल, 2 साल से जो है ओवरऑल कह सकते हैं कि जो गिरावट का जो इशू है वहाँ पे जो है स्पेशली जो यूएस के जो प्राइसिंग प्रेशर होती है उसके कारण ओवरऑल देखने मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डोमेस्टिक नंबर्स हैं उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है और Q3 की जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उसमें भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिला है। ठीक है, सिप्ला के लिए यूएसएफडीए से झटका तो है, लेकिन मैनेजमेंट अपने कारोबार को लेकर उतनी चिंतित नहीं है। कमेंट्री जो आई है वो अच्छी आई है और 6% के आसपास है, वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। हल्की सी रिकवरी की कोशिश भी की है शेयर ने। सौरभ जी, सिप्ला, आपको ये बताइए कि ये जो आपत्तियाँ आई हैं यूएसएफडीए की तरफ से पीथमपुर प्लांट को लेकर, फॉर्म 483 जारी किया गया है, 8 ऑब्जर्वेशन हैं, ये कितने गंभीर हैं और आज का जो करेक्शन है क्या वो मौका दे रहा है? हालांकि इस साल हमने रिकवरी के साइंस देखनी है, शेयर लगातार ही गिर रहा है, अभी और थोड़ा नरम रहेगा, साइडवेज रहेगा, या फिर अब रिकवरी की शुरुआत होगी इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा बाजार को लग नहीं रहा था कि इस तरह का कुछ आने वाला है। जीएमपी यूएसएफडीए का ऑब्जर्वेशन आएगा और 8 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। देखने वाली बात ये है कि ऑब्जर्वेशन में क्या आया है और कंपनीज को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि कई बार ज्यादा ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं रहता, मतलब ये भी हो जाता है कि हो सकता है इनको रिजॉल्व करने में काफी समय लग जाए। और अगर जो अभी नई एक ड्रग लॉन्च होने वाली थी जो इस फैसिलिटी से जाने वाली थी, जिसकी वजह से अभी जैसे बताया कि 5 से 6% का ईपीएस पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो मुझे लगता है इस तरह के जब गतिविधि होती है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वहां पर शेयर नरमी का रुख लेता है। हो सकता है आज ज्यादा गिर गया, 5-6% ज्यादा गिर गया, शेयर एक कम बैक करे। अगर ट्रेडर्स ने ले रखा है तो मुझे लगता है कि उनको एक एग्जिट रूट जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आती कंपनी की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गिरावट में आपको ये इस अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए एंटर करने की। ठीक है, सिप्ला को लेकर ये भी दिल्ली से मोतीलाल जी का सवाल लेंगे और इनके पास है गोदरेज प्रॉपर्टीज के 35 शेयर 1235 रुपए के भाव पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज हम देखने की 1170 रुपए के आसपास है और 52 हफ्ते के निचले स्तर से हल्की सी रिकवरी ये शेयर जरूर दिखा रहा है, लेकिन अभी भी अपनी ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। हालांकि पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि मुंबई के चेंबूर में इन्होंने राज कपूर साहब का बंगला अक्वायर किया है और वहां पर ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यूजुअली लग्जरी प्रोजेक्ट्स में ही ये डील करती है, लेकिन वैसे सरकार की तरफ से जो फोकस है अर्बन हाउसिंग को लेकर, रूरल हाउसिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो अफोर्डेबल सेगमेंट में होंगे जिन और उन कंपनीज को इसका फ़ायदा मिलेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इसके लिए किस तरह का भविष्य आप देख रहे हैं सौरभ जी, और इनका जो निवेश है क्या उसको बनाए रखें या फिर कुछ और व्यू होगा आपका? देखिए, अगर शेयर देखें तो पिछले 1-2 साल में अंडर परफॉर्म किया है कंपनी की, क्योंकि उतनी ग्रोथ नहीं आ रही जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि इनका जो भाव का परचेज का भाव है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि इन्हें रख लेना चाहिए। खासकर बजट में कुछ आया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि 10 करोड़ से ज्यादा अगर आप अगले वित्त वर्ष में किसी प्रॉपर्टी में लगाएंगे तब जो आपको अभी छूट मिलती है वो नहीं मिलती है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है बाजार में कि जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज है उनकी डिमांड अचानक से काफी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी उस श्रेणी में आता है जहां पर ये हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज बेचता है, तो मुझे लगता है उस लिहाज से शायद मार्च क्वार्टर के नंबर इनके काफी अच्छे आएंगे, तो आप फिलहाल के लिए होल्ड करें। ठीक है, फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह है गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर को। लेकिन अब संवर्धन मदरसन ने एक बड़ी डील की, उस डील की बातचीत करेंगे और मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। कंपनी ने जर्मनी की ऑटो असेंबली और लॉजिस्टिक्स कंपनी को खरीदने का ऐलान किया है और इस अधिग्रहण से कंपनी को कितना फ़ायदा होगा, किस तरह की सिनर्जीज होंगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल और सीएफओ कुणाल मालानी। विवेक जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है हीट न्यूज़ पर। विवेक जी, पहला सवाल आपसे लेंगे। ये जो सास ऑटो सिस्टम आपने अक्वायर किया है इस पर ही जानकारी चाहेंगे। करीब करीब अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 540 मिलियन यूरो पर ये डील हो रही है। आप ये बताइए कि ये डील आपने क्यों किया, ये निवेश आपने क्यों किया और इस डील के बाद हम किस तरह की सिनर्जीज डेवलप होते हुए देखेंगे, कितना फायदेमंद होगा आपकी कंपनी के लिए? मदरसन की सब्सिडरी SMRPBV ने SAS ऑटो सिस्टम टेक्निक GmbH
को अक्वायर करने के लिए प्रपोज किया है। ये करीब इकोनॉमिक वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो करीब करीब 540 मिलियन यूरोस है, और ये करीब 6 महीने या 7 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। ये एक नया वर्टिकल है जहाँ गाड़ियों की फैक्ट्रीज के अंदर में जो कॉकपिट असेंबली होती है उसका ये मैनेज करते हैं। और दिस पर्टिकुलर थिंग हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कॉकपिट है और फ्रंट एंड है, बैक एंड मॉड्यूल्स है, काफ़ी कुछ मॉड्यूल्स हम लोग कस्टमर के साथ में कर सकेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट 3 साल का वो है करीब करीब $3 बिलियन का बुक बिजनेस है इसके अंदर। तो इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर अस इन मदरसन। ठीक है कुणाल, अगला सवाल आपसे लेंगे क्योंकि आप कंपनी के CFO हैं, तो फंडिंग वाला पार्ट निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे। आप ये समझना चाहेंगे कि क्या इस डील को आप इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं, आपके पास कैश बैलेंस इतना है, या फिर इसके लिए आप कुछ कर्ज ले रहे हैं? और ये भी बताइए कि डील के बाद जो नेट डेट टू एबिडा का जो रेशियो होगा वो किस तरह का हो जाएगा? यहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ के लेग्स हैं। सबसे पहले तो करीब करीब $4.5 बिलियन यूरोज के हम मटेरियल फ्लो देखते हैं। इसमें से हम जो भी कुछ करना चाहे, जहाँ पर भी हमें लगे कि हम कर सकते हैं, हम इनको इनसोर्स करने की ट्राई करेंगे, जो एडिशनल ग्रोथ देगा। उसके बावजूद फॉरेशिया आज के दिन सिर्फ इंटीरियर्स में फोकस था। हम एक्सटीरियर भी करते हैं, हम कमर्शियल व्हीकल भी करते हैं, तो ये सब एडिशनल चीज़ें हैं जो हम कर सकेंगे इस एसेट के ऊपर। एंड ये करीब करीब 50% ईवी बिजनेस करता है, विद द लार्जेस्ट अमेरिकन ईवी OEM बीइंग पार्ट ऑफ द कस्टमर बेस। हम उनके साथ नए ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबके साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है जो हम ट्राई करेंगे और करने के लिए आगे। जी ठीक है। विवेक, काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं कुणाल ईवी बिजनेस को लेकर, और जैसा कि वो डेटा भी शेयर कर रहे हैं कि 50% जो बिजनेस आ रहा है वो ईवी से, ऑर्डर बुक का 50% हिस्सा ईवी के लिए आ रहा है। आपने जो अक्वायर किया है जो कंपनी को, विवेक जी, एक आखिरी सवाल उस पर लेंगे कि आप इसमें किस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं, आउटलुक क्या शेयर करना चाहेंगे, और ख़ास तौर से जो ईवी सेगमेंट है उसके लिए क्या गाइडेंस आप देंगे हमें? देखिए, हम लोगों ने अपने 5 साल के प्लान में क्लियरली बताया हुआ है कि हमारा टारगेट $36 बिलियन और टॉप लाइन का है, और उसके अंदर से 75% जो है ऑटोमोटिव से आएगा, 25% नए वर्टिकल से आएगा। तो अभी तो काफ़ी जाना है आगे। इसके करते करीब करीब 4-4.5 बिलियन का ग्रॉस रेवेन्यू है। पर आगे आगे देखिए, अभी बहुत कुछ आना है, क्योंकि पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर में हम लोगों ने बहुत स्टडी किया, बहुत वर्कआउट किया। बहुत कंपनीज हैं, पेन जो है सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी हमारे को कस्टमर्स कह रहे हैं कि और कंपनीज लीजिए। देखिए, जो एक्विजिशन होता है उसके अंदर में हम लोग का बड़ा इंटरेस्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि एक्विजिशन मैनेजमेंट के साथ आता है, और हमारे को पूरी मैनेजमेंट को रिप्लेस करने का कोई वो नहीं है। हम हमेशा उसी कंपनी को आगे बढ़ाते, और अभी तक 32 एक्विजिशन हम कर चुके हैं, ये 33वां है। तो आगे देखिए और भी बढ़ेंगे, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देंगे, आपके लिए लाएंगे। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। 32 एक्विजिशंस कर चुके हैं, आपको आगे के लिए और शुभकामनाएं, और कुणाल जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और आउटलुक शेयर करने के लिए।
संवर्धन मदरसन 83 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है सौरभ जी, और हमने देखा था कि कंसोलिडेशन वाला जो फेज था काफ़ी लंबा चला और ये सवाल उठ रहे थे कि इस स्केल की कंपनी, इतनी मजबूत कंपनी जिसका कि क्लाइंट जो बेस है बहुत ही स्ट्रांग है, यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी मजबूत इनकी प्रेजेंस है, वाकई परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। लेकिन वो सवाल शायद उनके अब जवाब मिलने शुरू हो गए हैं 60 रुपये के लोज बनाने के बाद। अब हम देख रहे हैं कि ये रिकवरी वाले मोड में है, 83-84 रुपये के आसपास है। आपको क्या लगता है कि कंपनी सही पाथ पर है और सही भाव पर भी अगर किसी को इसमें निवेश करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो तो? कि भारत में तो जो ऑटो क्षेत्र चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन बाहर में ये कहना बहुत मुश्किल है। कंपनी ये इंडियन ओरिजिन की तो है, लेकिन बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है। जैसे इन्होंने बताया, पहले 32 एक्विजिशन की है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफी कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, और ये समझ पाना एक आम निवेशक के लिए काफी कठिन हो जाता है कि यूरोप मार्केट कैसा चल रहा है, अमेरिकन मार्केट कैसा चल रहा है, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाने वाले हैं, रिसेशन टच करेगा नहीं करेगा ये बातें हो रही हैं, कोई इकोनॉमी किस तरह से चल रहा है, डिमांड आउटलुक जज करना काफी मुश्किल है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स वर्टिकल में जाना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इंडियन कंपनी में जहां पर आपको विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी मिलती है, जैसे कि महिंद्रा एक अच्छा विकल्प है, वहां पर अगर आप पैसे लगाएं तो मुझे लगता है कि वहां पर बिजनेस को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, संवर्धन मदरसन पर ये व्यू। जम्मू कश्मीर से अकबर जी को जोड़ेंगे। अकबर जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? सर मैंने विप्रो शेयर लिया था, कोई 100 शेयर लिया था, 392 रुपया में। अकबर जी आपने लिया कब था, सवाल ये इंपॉर्टेंट है। हाँ 392 रुपये में लिया था, 100 शेयर लिया था मैंने। समय कब था, कब लिया था आपने ये शेयर? मैंने कोई एक महीना पहले लिया था मैंने। 1 महीने पहले, ठीक है। विप्रो का शेयर 1 महीने पहले लिया था 406 रुपये। अगर 6 महीने पहले भी लिया होता तो शायद भाव यही रहा होता, क्योंकि 6 महीने से शेयर में हमने मूवमेंट देखा ही नहीं है। थोड़ा सा संभलने की कोशिश ज़रूर है, क्योंकि ये शेयर 700 रुपये का हुआ करता था, वहाँ से जब गिरा अब 6 महीने के एक लंबे कंसोलिडेशन में है और वहाँ से हल्के फुल्के मूव्स आते हैं लेकिन सस्टेन करते नहीं हैं। मंदार जी, विप्रो में ये बताइए कि बड़ा वाला जो ब्रेकआउट आएगा, जिसके उम्मीद में, जिसके इंतजार में लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करें, उनको करना क्या चाहिए? अभिषेक जी, देखिए आपने सही कहा कि पिछले 6-8 महीने से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है। अब ये एक पॉजिटिव जो इसमें ये इस कंसोलिडेशन में है कि जो हमने पिछले 1 साल में इसमें बिकवाली देखने को मिली वो तो रुक गई है और एक बेस बना रहा है, तो इसका मतलब है सपोर्ट भी इसने बना लिया। अब सिर्फ एक ही चीज है कि ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो कब ब्रेक होते हैं। ये एक बार ब्रेक हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ का एक ट्रेंड चेंज भी हमें देखने को मिलेगा, एक अप ट्रेंड में प्राइस चलते हुए भी दिखेगा। तो लेवल्स कौन से हमने वॉच करने, तो 416 का एक लेवल है, 416 से लेके 420 इस तरीके का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। फिलहाल 407 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये 420 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमें मूव 445 तक देखने को मिलेगी। वो एक मेजर रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। वो एक बार ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि उसके बाद ऊपर की तरफ का ट्रेंड जो है वो चालू होने में आसानी होगी। सो पहला रेजिस्टेंस है 420 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 445 का। ये 2 लेवल्स हमने वॉच करने, उसके बाद इसमें अपमूव अच्छी तरीके से चलेगी। अब जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो उस कंसोलिडेशन के नीचे होगा, तो 365 360 इस तरीके का स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन के लिए। तो 360 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। रेजिस्टेंस ब्रेक होने की राह देखनी है, ब्रेक होने के बाद अपमूव में एक अच्छी खासी मूव आपको मिलने वाली है। ठीक है, विप्रो के जो पुराने निवेशक हैं वो तो अपने आप को ठगा हुआ थोड़ा सा महसूस जरूर कर रहे होंगे, लेकिन 420 ये लेवल चुन के आपके लिए बताया है मंदार जी ने। 420 के ऊपर जब ये पार करेगा तो तब इसमें थोड़ी सी आप रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं विप्रो के शेयर में। सारंग का सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम से आया है और इनके पास है IEX के शेयर 1000 हैं, 157 रुपये के भाव पर, 136 के भाव अभी हैं, 20 रुपये नीचे इनके भाव से। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भविष्य क्या देख रहे हैं आप सौरभ जी? इस साल में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिवॉर्ड किया है। IEX की बात कर लीजिए, MCX की बात की, या फिर BSC, ये तमाम स्टॉक्स चले हैं। CDSL 2021 में तो और 22 के फर्स्ट हाफ में हमने इनको चलते हुए देखा है। अभी आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इसमें?
देखिए 2021 से जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा और इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए, जितने प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ कंपनियां हैं, हाई वैल्यूएशन कंपनियां, सब में गिरावट देखने को मिली और पूरा पूरा 22 इनका ओवरऑल खराब गया है। 23 में भी मुझे लगता है कॉस्ट ऑफ मनी ऊपर रहने वाला है। यूएस में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, रिटेल सेल्स स्ट्रांग आ रहा है, जॉब मार्केट टाइट है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। इंडिया में भी पिछले 3 महीने के बाद वापस इन्फ्लेशन ऊपर चला गया। कॉस्ट ऑफ मनी हाई रहने वाला है। ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि गिरावट चालू रहेगी। आईएक्स अगर आप देखें वैल्यूएशन के लिहाज से तकरीबन 17 गुना बुक वैल्यू पे चल रहा है, जो कि काफी महंगा दिखता है। तो मुझे लगता है कि निकलना ही बेहतर विकल्प है। ठीक है, आईएक्स से निकलना बेहतर विकल्प है। आप निकल जाइए, थोड़ा सा आपको नुकसान हो रहा होगा 20 रुपये प्रति शेयर का, लेकिन बेहतर होगा कि आप कहीं और स्विच कर जाइए। मुंबई से दर्शन जी का सवाल लेंगे और दर्शन जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ठीक है, इनका सवाल, दर्शन जिससे संपर्क हमारा टूट गया है। चलिए, शो को वैसे भी समाप्त करने का अब समय हो गया है और बाजार में हम देख रहे हैं कि खास एक्शन नहीं है, बिल्कुल एक रेंज बाउंड है। अब तो इंडेक्स हल्के से लाल निशान में फिसल गए हैं, 17,950 के नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें, वहां पर कमजोरी थोड़ी सी बढ़ी है और उसके चलते निफ्टी पर भी प्रेशर आए। निफ्टी बैंक इस वक्त 100 अंक नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज हम देखने की अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो एसबीआई पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। शो कहीं पर समाप्त करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद पूजा आज लेकर आएंगी मुनाफे की मंडी, आप कहीं जाइएगा नहीं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मंदार जी, सौरभ जी, आज समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुनाफे की मंडी। नमस्कार।